Hello students, welcome you all. Today I am going to discuss a very important topic, very interesting topic, that is center of mass. 3, 2, 1. This is making a balance, unexpected balance. You can see this one. So first of all, I have drawn various figures, like some are symmetrical figures, some are asymmetrical figures. So what is center of mass? Let's first discuss what is center of mass and what are its properties. Then we will solve all the numericals. Okay. So first I am starting what is center of mass. Center of mass को basically COM से represent करेंगे center of mass. तो center of mass एक point है that may be imaginary or that may be real. That is a point at which the entire mass of the body is assumed to be centered. तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, ए पॉइंट, इट इज जस्ट ए लोकेशन और ए पॉइंट. इट मे बी इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी. इट इज इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एट विच entire mass of the body और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी बोलेंगे. बॉडी में भी मेड अप ऑफ मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज supposed to be centered as if it is a single particle. It is a single particle having only translational motion, जिसका केवल एक ट्रांसलेशनल मोशन है. एक सिंगल पार्टिकल एक्ट करे और उसका एक ट्रांसलेशनल मोशन हो, विद ओनली ट्रांसलेशनल मोशन. अगर हम सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को ढूंढ ले और हमारा जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो उस सेंटर ऑफ मास से अगर पास हो रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, डेफिनेटली देयर विल बी ओनली ट्रांसलेशनल मोशन. सी, मान लिया ये कोई बॉडी है, सपोज इट मे बी रेगुलर और इरेगुलर शेप. इसके अंदर वेरियस पार्टिकल्स हैं. दिस मे बी अ रिजिड बॉडी, इट इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. इसका जो टोटल मास है m, दैट इज सम ऑफ ऑल दीज masses. ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, ऑल दीज पार्टिकल्स m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, n पार्टिकल्स और इट में बी रेगुलर बॉडी. तो इसके जो टोटल मास कहां पे सेंटर्ड करें, मान लिया हमने एक पॉइंट अज्यूम किया यहां पे, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास. तो इट मींस अगर इस बॉडी पे मैं कोई भी फोर्स लगाता हूं, एनी फोर्स इफ आई एम अप्लाइंग ऑन दिस बॉडी, और वो फोर्स अगर इस सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस क्रॉस कर रहा है तो इसका केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगा. अगर मैं उस फोर्स को मान लिया यहां पे फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में और ये फोर्स इस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो केवल इसका ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन. ये फोर्स अगर मैंने ऐसे लगाया तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर ऑफ मास का होगा, दैट इज F/m. वी कैन टेक होल मास ऑफ द बॉडी एट दिस पॉइंट, टोटल मास. अगर वो फोर्स मान लिया यहाँ साइड से मैं किसी दूसरे पॉइंट से लगा रहा हूं, दैट इज नॉट पासिंग थ्रू दैट, एंड इफ दैट इज नॉट द सेंटर ऑफ मास, वहां से इस पॉइंट से लगा रहा हूं यहां से, और ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो देयर विल बी ए रोटेशनल मोशन आल्सो. इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशनल के साथ along with translation there will be rotational motion also. तो सेंटर ऑफ मास जो है एक इमेजिनरी पॉइंट है, दैट मे बी आउटसाइड द बॉडी, दैट मे बी इनसाइड द बॉडी. तो मैंने कुछ ये रेगुलर शेप्स यहाँ पे ड्रॉ की हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओनली टू पार्टिकल सिस्टम से. अगर हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है और दोनों इक्वल मास है, दोनों का सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एग्जैक्ट सेंटर पे होगा यहाँ पे. दिस इज सेंटर ऑफ मास. अब हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला है, अगर ऑल द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन,
अगर जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे यहाँ पे है ये लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास के ढूंढने के लिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है। वी कैन चूज एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहीं से हम उसको ढूंढ सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी अनलेस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड। तो मान लिया मैं यहां से ढूंढ रहा हूं, यहां से इस पॉइंट से यहां से, दिस इज ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये डिस्टेंस है मेरा a, यहां से a, एवरी मास इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a। तो सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन, mn डिवाइडेड बाय total mass m1 plus m2 and so on. This is formula for finding center of mass along any axis, किसी भी लाइन के along ये ऐसे निकालेंगे। इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं summation of mi xi divided by total m, और इसी को अगर these masses are regular, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, there is no spacing, in that case center of mass के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे x dm इंटीग्रेशन, dm मास स्मॉल dm मास x डिस्टेंस पे है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास, या यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं dm का इंटीग्रेशन, दैट इज dm इंटीग्रेशन। तो ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा। तो अगर किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ओनली वन पॉइंट इज सफिशिएंट। अगर वो प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज जैसे यहाँ पे there are four masses m m m at the corner of this sphere, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, इसको y एक्सिस मान लूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए हमें ये सेंटर ढूंढना पड़ेगा सिमेट्रिकल, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढ लेंगे यहाँ से। अगर ये साइड a है तो दैट विल बी a/2 a/2 a/2, तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा। ऐसे ही ये रोड है, रेगुलर अगर शेप है इसकी, रेगुलर है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं कहां पे होगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से, ओरिजिन से, यहां से, तो फर्स्ट मास इज एट डिस्टेंस a, तो m इंटू a, नेक्स्ट मास 2m is at a distance of a plus a 2a into 2a, then 3m, this mass is at a distance of a plus a 3a, and then 4m, that is at a distance of 4a, so into 4a divided by total mass is your 4m 3m 2m और m, that is 10m। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा यहाँ पे, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो दैट इज 4 4 जा 16 और 9 25 25 और 4 29 और ये 30, दिस इज 30 ma डिवाइडेड बाय 10m, ये कैंसिल यहाँ से, दैट इज 3a। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से यहाँ पे होगा, एग्जैक्ट a यहाँ पे होगा इस पॉइंट में, तो दिस इज सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो 3m विल बी एट दिस सेंटर। तो यहां से भी अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर मैं अपना ओरिजिन यहीं पे शिफ्ट कर दूं, इंस्टेड ऑफ ओ यहां से ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर दूं, इन दैट केस कैसे निकालेंगे? यहां से ये डिस्टेंस होगी हमारी 4m इंटू प्लस a। इन दिस वे ये जो 2m मास है, 2m मास दैट इज एट ए डिस्टेंस माइनस a। अगर मैं इसमें ओरिजिन इसको एज्यूम कर लूं तो दैट इज 4m प्लस a और 2m माइनस a, तो ये माइनस a पे प्लस, फिर जो m मास है दैट इज एट ए डिस्टेंस माइनस 2a, यहां से बैकवर्ड साइड, इधर x एक्सिस और इधर x डैश, दैट इज माइनस 2a डिवाइडेड बाय टोटल मास, एंड दैट इज 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, सेम 10m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आएगा, तो ये पॉइंट सेम आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, दैट शुड बी 0, क्योंकि मैंने इसी को सेंटर ऑफ मास अज्यूम किया यहाँ पे। तो ये आ गया 4m में, और ये आ गया माइनस 2m में, माइनस 2m में, माइनस 4m में डिवाइडेड बाय 10m, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैंने यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना इस पॉइंट से, तो इन दैट केस मेरा आंसर आएगा 2a। अगर यहां से मैं इस m को ही ओरिजिन मान लूं तो यहां से सेंटर ऑफ मास निकाला, आंसर विल बी 2a। उसी तरह से तो दैट विल बी
अगर मैं इस m को ओरिजिन मान लूं, यहाँ पे ओरिजिन m को अज्यूम करता हूँ ओरिजिन, तो इन दैट केस द आंसर विल बी 2a, लाइक m into this 0, m is at 0 position plus 2m is at a position plus 3m is at 2a position plus 4m is at 3a position divided by 10m। तो उसी तरह से ये आ जाएगा 12 और 6 18 और 2 20 mm डिवाइडेड बाय 10m, ये कैंसिल हो गया यहाँ से और दैट इज 2a। तो इन दिस केस वी कैन फाइंड द मास डिस्ट्रीब्यूटेड कोलिनियरली, एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका सेंटर ऑफ मास हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, दिस मास इज 2 kg and this is 8 kg, both are 10 meter apart, what is the position of center of mass from 2 kg? अगर 2 kg से हमने सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है तो 2 into 0 plus 8 kg is at a distance 10 divided by total mass, that is 2 plus 8, you will get your answer, that is from 2 kg। तो ये आ जाएगा 80 by 10 8 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा जो ग्रेटर मास है उसकी तरफ शिफ्ट होगा। इसका मास 8 kg ज्यादा है, अगर 2 kg होता तो एग्जैक्ट सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होता। अब 8 kg इज मोर देन 2 kg, तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रेटर मास, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर 8 kg से डिस्टेंस लेना है तो हम क्या करेंगे, 8 पे अपने आप को सिचुएट करेंगे, 8 kg के ऊपर इसकी पोजीशन 0, तो 8 into 0 plus 2 into 10 divided by 10, that will be 2 meter। So in this way we can find the center of mass of any two particle system। That two particle system may be, suppose there is a question that is CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ है हमारी C और O2 के बीच में, ये जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, ऑक्सीजन का 32, तो इस लेंथ को हम 12:32 में डिवाइड कर देंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास जैसे 2 और 8 kg का माना है, तो उसी तरह से 12 और 32 का। तो ये कार्बन से अगर डिस्टेंस निकालनी है तो दैट इज 12 into 0 प्लस 32 into 1, एंगस्ट्रॉम में है ये 1 एंगस्ट्रॉम, डिवाइडेड बाय 12 plus 32। तो we will get our answer, that is 32 divided by 44 angstrom, 8 by 11 angstrom। तो this is the center of mass of carbon dioxide from carbon atom। इसी तरह से अगर मान लिया यहाँ पे एक L शेप की कोई स्ट्रिप है, यहाँ पे L शेप की, तो where is the center of mass? तो इसमें इसकी दोनों की लेंथ सेम है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज सपोज सेम, ये भी मान लिया लेंथ L है और ये भी लेंथ L है यहाँ पे, और इनका मास सेंटर पे हमने यूनिफॉर्म, अगर स्ट्रिप है तो सेंटर पे शिफ्ट कर अज्यूम कर लिया, तो ये सेंटर पे ये भी, दोनों का कॉमन सेंटर होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड द बॉडी, यू कैन सी। अगर रिंग है, सारा मास जो है उसकी पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर ऑफ दैट रिंग और दैट इज आउटसाइड इट। मतलब वैसे तो रिंग के इनसाइड है, लेकिन रिंग की जो मैटर है उससे ये आउटसाइड है। ऐसे ही अगर हमारी ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसके सेंट्रोइड पे होगा। अब ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मास की, ये इसमें तो सिमेट्रिकल था, यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कॉर्नर पे मास m है, इस पे 2m है, इस पे 3m है, इसमें 4m है, तो वेयर इन विच क्वाड्रेंट दिस सेंटर ऑफ मास विल लाई? फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, इसमें मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो वी हैव टू टेल इन विच क्वाड्रेंट द सेंटर ऑफ मास विल लाई, किस क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके लिए इजी वे है, इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, ये लेफ्ट और वो राइट। लेफ्ट साइड में टोटल मास कितना है हमारा? 4m और m 5m, लेफ्ट साइड में 5m और राइट साइड में कितना है? 3m और 2m 5m। इट मींस इसी लाइन पे होगा, एग्जैक्ट इसी लाइन पे होगा, क्योंकि ये इक्वल है दोनों मास, 4m
और m 5m और इधर भी 5m। अब अगर इस लाइन से अगर बाइसेक्ट करें इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो बॉटम साइड है 2m प्लस m 3m और टॉप साइड में है 4m और 3m 7m। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ग्रेटर मास की तरफ होगा, तो या तो 4 और 3 के बीच में इस लाइन पे होगा कहीं ना कहीं। तो द सेंटर ऑफ मास विल बी द लाइन बिटवीन 4 एंड 3। 4 और 3 के बीच में जो लाइन है समवेयर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको सपोज 5 ले लेता हूँ 5m, तो इन दैट केस द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उस केस में ये फर्स्ट था, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर यहाँ पे 5m ले लिया मैंने, ये 6m हो गया, उधर 5m, तो सेंटर ऑफ मास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अब इसका एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढे, उसके लिए सपोज ये कोई भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे कॉर्नर पे मास है 2 kg, यहाँ 3 kg, दैट इज 4 kg, इट इज 5 kg। वेयर विल बी सेंटर ऑफ मास? तो इसकी लेंथ दी होगी आपको, जैसे मान लिया ये A है, दिस ब्रेड्थ इज B, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? तो इसके लिए हम इसको x एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं, इस साइड को y एक्सिस, और इस कॉर्नर को मान लिया मैंने ओरिजिन। वी कैन टेक ओरिजिन एनीवेयर, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी। तो इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। अब मान लिया सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है इसका ये, तो इसके कोऑर्डिनेट वी हैव टू फाइंड आउट xcm ycm। जब हम xcm ढूंढेंगे xcm, तो वी विल टेक ओनली x कोऑर्डिनेट। तो इनके पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। 3 kg के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे a0, 4 kg के कोऑर्डिनेट्स होंगे a और b, x एक्सिस a और y एक्सिस b। 5 kg के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 0 और b, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। तो xcm कैसे निकाल लेंगे? xcm दैट इज 2 into 0, 2 into 0 प्लस 3 into a, 3a प्लस 4 into a, ओनली x कोऑर्डिनेट लेंगे पहले, प्लस 5 into 0 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज 2 plus 3 5 और 4 9 और 5 14, दैट इज 14। तो ये आ जाएगा हमारा 7a/14, दैट इज a/2। तो ये एग्जैक्ट इस लाइन में आ रहा है, इसके बीच में एग्जैक्ट इस लाइन पे है। अब इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट क्या है वो ढूंढते हैं। लेट्स सर्च y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम अब y कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ये तो वही 2 into 0 0 ही होगा, प्लस 3 into 0, ये भी 0 होगा। सेकंड, थर्ड 4 kg b पॉइंट पे है, तो दैट इज 4b, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 5 kg भी b पे है, तो 5 into b डिवाइडेड बाय टोटल मास 14, दैट इज 5 और 4 9, 9/14b। तो दिस इज 9/14b। तो इट मींस ये जो है दैट इज नियरली मोर देन 0.5, 0.6 के अराउंड है ये। तो दैट इज अबोव द सेंट्रल लाइन। अगर मैं सेंट्रल लाइन को ढूंढूं, इससे ऊपर यहाँ पे होगा कहीं। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे लाई करेगा ये सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है, ये 5 और 2 7, इधर भी 7, तो इस लाइन पे लाई करेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर इसको देखें इस सेंट्रल लाइन से, तो डाउनवर्ड में है टोटल 5 kg और ऊपर है 9 kg, तो इससे अबव होगा, मिडल जो लाइन से अबव होगा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ मास। नाउ इफ आई रिमूव द वन ब्लॉक, यहाँ पे जैसे ये स्क्वायर प्लेट है कोई भी, मान लिया ये स्क्वायर प्लेट है कोई भी, स्क्वायर शीट, इफ आई डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स एंड आई रिमूव दिस पोर्शन, तो वेयर विल द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट? इनिशियली तो सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ था। इस शीट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ये जो ब्लॉक है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा एग्जैक्ट, और इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहाँ था। अब इसको रिमूव कर दिया हमने, इस डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो लेकिन ये यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास इस साइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इन दिस वे। तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा इसका, तो उसके लिए यहाँ से ये हटा ही देते हैं। मान लिया ये मास है ही नहीं, अब देयर इज नो सच मास,
तो पहले हम ये 3 पार्टिकल सिस्टम हो गया हमारा, दिस इज 3 पार्टिकल सिस्टम, और इसका सेंटर ऑफ मास फिर हम निकाल लेंगे। इन दोनों का तो यहां पे होगा, इन दो का, तो ये दो का जो सेंटर ऑफ मास होगा एग्जैक्ट यहां पे होगा। अब इनको भी हटा देते हैं। नाउ एक यहां पे है 2m मास, अगर मैं ईच ब्लॉक का मास जो है, पूरे सीट का मास अगर m था तो ईच ब्लॉक का मास होगा m/4, तो ये दो जो ब्लॉक थे उनका मास होगा m/2, और ये m/4 है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस यहाँ इसका कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस यहां से निकाल लेंगे, और वी विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली। तो इन दिस वे सेंटर ऑफ मास कैन बी सर्च्ड। मान लिया मेरे पास एक कोई डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। अगर यहां से कैविटी जो है हम, जिसकी रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द डिस्क, जो कैविटी हमने ड्रॉ की है इसकी रेडियस कितनी है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द डिस्क। डिस्क की रेडियस r है, यूनिफॉर्म डिस्क है, इसमें से कैविटी ड्रॉ कर दी, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे शिफ्ट होएगा। इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहां पे था, और ये जो कैविटी ड्रॉ की है, ये जो मास रिमूव किया, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था। अब ये कितना मास था पहले ये सर्च करते हैं। मान लिया पूरी डिस्क का मास m था, तो इसका मास कितना होगा जो कैविटी हमने रिमूव की है। तो यहां से दैट इज अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर m मास है तो एरिया टोटल था हमारा πr², तो यहां पे एरिया है इस कैविटी का, दैट इज πr²/4, तो एरिया बिकम्स 1/4, तो मास भी डेफिनेटली इसका 1/4 है, तो यहां पे मास था इसका m/4, तो हमने m/4 मास को रिमूव कर दिया। अब सेंटर ऑफ मास इसके अपोजिट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे। अब ये डिस्टेंस हमने निकालनी है, सपोज दिस, तो सेंटर ऑफ मास कितना पीछे शिफ्ट होएगा। तो इसका एक मेथड है दैट इज नेगेटिव मास मेथड। इस मास को हम नेगेटिव मास मान लेते हैं, जो कैविटी हमने यहाँ पे ड्रॉ की है उसका मास नेगेटिव मास है। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली यहाँ पे था, तो पूरी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास था, पूरी डिस्क का मास m कहाँ पे सिचुएटेड था, सेंटर पे, और उसको ही मैं ओरिजिन अज्यूम कर लेता हूं। तो m इंटू 0 प्लस ये जो मास है नेगेटिव मास माइनस m/4, वो कहां पे है, यहां से इस पॉइंट से r/2 पे, तो इनटू r/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। इनिशियल जो डिस्क था उसका मास m, और नेगेटिव मास है हमारा माइनस m/4, तो ये जो है फाइनल इसका आ जाएगा xcm, तो दैट विल बी, ये माइनस में आ जाएगा अपने आप, तो दैट इज माइनस mr/8 डिवाइडेड बाय m माइनस m/4, दैट इज 3m/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये m से m कैंसिल हो गया यहाँ पे, एंड दैट विल बी, ये आ जाएगा r/6 माइनस, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से r/6 शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। तो देयर इज वन मोर मेथड, इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड है। क्या होता है, मान लिया दो बॉडीज हैं, ये मास दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 दूसरे का m2, और इनका सेंटर ऑफ मास सपोज यहां पे है, तो इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं और इसको y। तो सेंटर ऑफ मास से यहां पे मोमेंट ऑफ मास इक्वल होगा दोनों साइड। मोमेंट ऑफ मास का मींस व्हाट इज द मोमेंट ऑफ मास, दैट इज मास इनटू दिस डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, तो m1 इनटू x ऑलवेज इक्वल टू m2 इनटू y। अगर हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लें तो वहां से हमेशा जो भी पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंट ऑफ मास इक्वल होगा, m1x इज इक्वल टू m2y। तो इस मेथड को भी यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी को, ये जो यहां पे देखिए, अब ये डिस्क थी, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था स्टार्टिंग में, टोटल मास यहां पे m था। तो जैसे ही हमने यहां से एक मास रिमूव किया इस पॉइंट से, कितना m/4, यहां से हमने m/4 मास रिमूव किया, तो रिमेनिंग डिस्क जो बच गई, रिमेनिंग डिस्क, उसका मास अब कितना रह गया, m में से m/4 माइनस करेंगे तो वो यहां पे शिफ्ट हो गया कहीं, दैट इज 3m/4। तो दिस इज 3m/4, तो यहां पे 3m/4 मास है।
और ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं और इस डिस्टेंस को y मान लेता हूं। तो इन दोनों का कंबाइंड मास तो सेंटर पे वही होगा m। ये 3m/4 अगर इस पॉइंट पे है P पे, तो m/4 Q पे है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों का टोटल मास यहाँ सेंटर पे है। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे, m1x = m2y। तो यू कैन यूज 3m/4 इंटू एक्स। एक्स यहां से अगर इसको ओरिजिन मानेंगे तो ये -x है बेसिकली लेफ्ट साइड। मैग्नीट्यूड लेंगे तो नो नीड, दैट इज इक्वल टू m/4 मास कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से y, और y इज योर, y की वैल्यू पुट कर देंगे, m/4 कैंसिल, दिस इज 3x = y एंड y यू नो दैट इज y = r/2, ये वैल्यू r/2 है। तो 3x = r/2 और यहां से x की वैल्यू आ गई r/6। तो इतना पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ढूंढी कुछ रेगुलर केसेस के अंदर। उसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हम सेंटर ऑफ मास के कोई ये पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसके डायमेंशनल फार्मूले के लिए हमें पता है RCM क्या है, दैट इज m1r1 प्लस m2r2। अब ये वेक्टर मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि इट में बी अलोंग x एक्सिस y एक्सिस, कोई भी हो सकता है, प्लेन में भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है। तो इस r के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसी तरह से x y z। तो इसको हम जनरलाइज कर लेंगे m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब मान लिया हमने ये पोजीशन है, उसकी पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आंसर आएगा m0 L1 T0, क्योंकि दैट इज लोकेशन। सेंटर ऑफ मास इज नॉट ए मास, सेंटर ऑफ मास इज द पोजीशन कि कहां पे है वो। तो दैट इज m0 L1 T0। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो सीधा, VCM क्या होगा, दैट इज dRCM/dt। तो ये आ जाएगा, फिर उसी तरह से m1 इसका डिफरेंशिएशन रहेगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। इसी तरह से व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन निकालना है तो फर्दर डिफरेंशिएट कर दो इसका ACM, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा m1a1 एक्सेलरेशन, एरो रहेंगे ये वेक्टर साइन, m2a2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। तो ये एक्सेलरेशन के लिए है, वो वेलोसिटी के लिए था ये वाला, और ये पोजीशन के लिए। तो नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, सपोज एक पुली है और पुली के ऊपर से ये दो मास अटैच्ड है विद ए स्ट्रिंग, दिस इज कैपिटल M, दिस इज स्मॉल m, कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास, तो ये अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम। कॉमन एक्सेलरेशन यू नो, स्पोर्टिंग फोर्स mg माइनस अपोजिंग फोर्स स्मॉल mg डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये हमें कॉमन एक्सेलरेशन पता है। तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियो ऑन पुली NLM, तो यू कैन वॉच दैट, उसमें सारा ये डिस्कस किया हुआ है। तो एक्सेलरेशन जो है, अब इसका हमने सेंटर ऑफ मास निकालना, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास विल कम डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगा। तो उसके लिए इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ACM सेंटर ऑफ मास का। तो कॉमन एक्सेलरेशन तो यही रहेगा कॉमन, लेकिन इसके लिए ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड पॉजिटिव तो अपवर्ड नेगेटिव। तो कैपिटल M इंटू A प्लस स्मॉल m इंटू माइनस A, क्योंकि ये जो इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड होगा, इसका डाउनवर्ड होगा, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, डाउनवर्ड को मैंने प्लस लिया, अपवर्ड को माइनस, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज m माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ये आ जाएगा दिस वन, दिस इज ACM। और A की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां से, दैट इज A इज योर कैपिटल M माइनस स्मॉल m, दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो दिस इज ACM इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इंटू G।
तो ये एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड, अब वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम t? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? तो vcm इज इक्वल टू, इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो थी दोनों की स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो जीरो प्लस acm इनटू t, एंड acm हमें पता है, वी कैन फाइंड वेलोसिटी। वी कैन आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर किसी भी टाइम पे इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो xcm, तो वी कैन यूज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस हाफ acm इनटू t स्क्वायर, acm हमने ये निकाल लिया। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। दिस बोटमैन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू when there is no external force, no change in the position of the center of mass। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या वहां पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा? तो इसका आंसर क्या है? सपोज आई एम राइटिंग ए स्टेटमेंट, देन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मान लिया एफ एक्सटर्नल इज जीरो, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आई एम राइटिंग टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज the position of center of mass must remain unchanged। This is assertion A, yeah, this is statement number 1। statement 2, state of center of mass must remain unchanged। तो which statement is correct? Both are correct, both are wrong, first is correct, second is incorrect, या first is incorrect, second is correct। तो इसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इट डजंट मीन कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अगर ऑलरेडी बोट मान लिया मूव कर रही है, सपोज एक कोई भी गाड़ी है, ये मूव कर रही है किसी स्पीड से, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। vcm इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, तो इसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज चेंजिंग, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बट स्टेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। स्टेट मींस अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तब तक इसकी स्टेट मींस अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मे रिमेन अनचेंज्ड हो सकता था, अगर मस्ट की जगह मे होता दैट मे बी करेक्ट, क्योंकि इन दैट सिचुएशन द बॉडी मे बी इनिशियली एट रेस्ट। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस बोटमैन प्रॉब्लम। इसके अंदर आप देख सकते हैं देयर इज ए बोट whose mass is 10 kg and a boatman is sitting on one end of this boat whose mass, boatman का mass है 50 kg and length of the boat is 10 meter। They are in water and friction between boat and water is negligible। Suppose तो यहाँ पे external force नहीं है कहीं से भी। If this boatman walks from one end to another, ये यहाँ से यहाँ चला जाए, तो what is the change in position of center of mass? No change in position, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है ये। टोटल इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 50 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे, तो इस लाइन में इसके बीच में डिस्टेंस है हमारा 5 मीटर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे हम सेंटर ऑफ मास। सपोज ये लाइन है सेंटर ऑफ मास की, तो दैट इज 50 इंटू, अगर इस पॉइंट से लें तो 50 इंटू 0 प्लस 100 इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 150। तो सेंटर ऑफ मास इस एज से कितना आ जाएगा, दैट इज 500 बाय 50 150, तो ये आ जाएगा 10/3 मीटर। तो 10/3 मीटर यहां से है इस एंड से। नाउ दिस इज सपोज बैंक ऑफ दिस शोर ऑफ द रिवर, तो यहां से ये डिस्टेंस सपोज मैंने 10 मीटर और अज्यूम कर लिया। अब सेंटर ऑफ मास 10 प्लस दिस 10/3, तो ये 40/3 डिस्टेंस पे है, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस अब चेंज नहीं होगी। तो सेंटर ऑफ मास इज दैट इज 40/3 मीटर फ्रॉम दिस शोर, यहाँ किनारे से यहाँ पे 40/3 पे है। नाउ दिस पर्सन वॉक्स फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, द बोट हैज टू मूव बैकवर्ड। अगर ये राइट साइड जाएगा तो बोट लेफ्ट आएगी,
राइट से फिर लेफ्ट आ जाएगा तो बोट राइट चली जाएगी। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ बोट? बोट कितना शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स द शोर और अवे फ्रॉम द शोर? अगर ये राइट जा रहा है तो टुवर्ड्स द शोर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए वी यूज द शिफ्ट मेथड। अगर ये यहां से यहां पे शिफ्ट हो रहा है तो अगर बोट मूव नहीं करती तो ये कितना शिफ्ट होता? 50 kg मास इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय डिस्टेंस 10 मीटर होता 10। लेकिन बोट पीछे भी तो शिफ्ट होगी वापस बैक, तो ओवरऑल इसका इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट जो है राइट साइड वो कितनी होगी? 10 माइनस एक्स। यहाँ पे x मैंने अज्यूम किया है, x इज द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ बोट, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ बोट। और बोट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर ये राइट साइड मूव करेगा तो बोट लेफ्ट साइड आएगी टू कंजर्व द मोमेंटम। तो यहाँ पे शिफ्ट, ओवरऑल शिफ्ट 10 माइनस एक्स होगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस मास 100 kg ऑफ द बोट इनटू इसका शिफ्ट। ये शिफ्ट हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो 10 मीटर था दैट वाज विद रेस्पेक्ट टू बोट, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में शिफ्ट है 10 माइनस एक्स, इसलिए 50 को 10 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, और 100 को हम करेंगे डायरेक्ट एक्स से, क्योंकि एक्स शिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो यहां से ये आ जाएगा हमारा, दैट इज 500, और ये 50x उधर चला जाएगा 150x, और x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10/3। तो 10/3 मीटर पीछे शिफ्ट हो जाएगी ये। नाउ हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग? तो इसके लिए सपोज एक मैं न्यूमेरिकल लेता हूं पहले। मान लिया एक कोई भी चेन है, दिस इज ए चेन एंड इट इज प्लेस्ड ओवर ए हेमिस्फीयर। ये चेन है कोई भी यूनिफॉर्म चेन, और ये एक हेमिस्फीयर पे प्लेस्ड है, यहाँ पे हेमिस्फीयर है ये कोई भी, और यहां से ये शिफ्ट हो जाती है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये स्लाइड हो जाती है, स्मूथ सरफेस पे है, तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी। इसकी पोजीशन यहां से ये स्लाइड होके और इसकी पोजीशन ये ऐसे आ जाती है, ये नीचे इन दिस वे, एंटायर चेन कम्स डाउन। तो जब ये यहां से इस पोजीशन पे है, एंटायर चेन कम्स डाउन फ्रॉम दिस हेमिस्फीयर, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस चेन? सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो हाउ विल यू सॉल्व? इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ मास की। किसका सेंटर ऑफ मास? चेन यहाँ पे इसके ऊपर है, तो हमें सेंटर ऑफ मास इस चेन का देखना है, और चेन इज मेकिंग ए सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग बना रही, तो यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर का नहीं देखना, हमें चेन का देखना है, और चेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ से 2r/π हाइट पे होगा, यहाँ से 2r/π। अब ये 2r/π कहां से आएगा? आई विल सॉल्व दिस, आई विल एक्सप्लेन दिस डेरिवेशन। तो उससे पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो सारा जो मास है दैट इज एट ए हाइट 2r/π। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे ऑलरेडी, दैट इज mgh। इस पॉइंट से अब इसका जो फाइनली यहाँ पे आ रहा है, तो इस बॉटम पे यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास होगा, पूरी चेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो एंटायर मास शिफ्ट फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, तो ओवरऑल ये इतना नीचे डाउन आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mg इंटू हाइट है हमारी 2r/π, और इधर से ये जो फर्दर नीचे होगा दैट इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन। इस चेन की जो लेंथ है दैट इज πr, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर रिंग बना रही है, तो ये जो हाइट होगी दैट इज πr/2, दिस इज πr/2। तो h की वैल्यू आ गई आपकी यहां से 2r/π प्लस πr/2। तो ये दिस इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी, और दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। और यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज r कॉमन, rg इंटू 2 से मल्टीप्लाई 4/π प्लस π, और अंडर द रूट। तो दिस इज स्पीड ऑफ द चेन एक्वायर्ड व्हेन इट स्लिप्स फ्रॉम दिस। तो यहां पे हमें जरूरत पड़ी किसकी? सेंटर ऑफ मास की। इफ मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके लिए एग्जांपल लिया है मैंने रोड का। देयर इज ए रोड
whose linear mass density lambda is linear mass density, that is mass upon length. ये जो लैम्डा है ये वैरी कर रही है, यहाँ पे मास कम है, यहाँ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर की बजाय राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना होगा एग्जैक्ट वी कैन फाइंड आउट। तो दिस लैम्डा इज गिवन, दैट इज लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो हाउ कैन वी फाइंड दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रोड। तो उसके लिए यहां से अज्यूम कर लो कोई भी एक एलिमेंट डीएम। तो ये जो रोड है इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई भी एक अज्यूम कर लिया मैंने x डिस्टेंस के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट dm जिसकी विड्थ है dx। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यही खुद ही होगा। तो अब हमने ये xcm निकालना है, तो दैट इज बेसिक डेफिनेशन क्या है, dm मास इज एट ए डिस्टेंस x, तो x इंटू dm, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज dm का इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए dm की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और dm क्या होगा हमारा, दैट इज लैम्डा इंटू dx। dm की वैल्यू होगी लैम्डा, इसकी लीनियर मास डेंसिटी, इंटू लेंथ, इसकी लेंथ dx, एंड लैम्डा इज योर दिस वन। तो पहले मैं इसको यूज कर रहा हूं, x इंटू dm की वैल्यू होगी लैम्डा dx डिवाइडेड बाय लैम्डा dx का इंटीग्रेशन दिस वे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा इज योर लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू dx, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा फिर ओनली लैम्डा नॉट, फिर एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देन वी विल कैलकुलेट इट। इसमें अब यू कैन दिस कैंसिल लैम्डा नॉट, और यहां से एक्स क्यूब अपॉन एल क्यूब इंटू dx का इंटीग्रेशन, और लेंथ हो जाएगी 0 to l, और बॉटम के उसमें डिनोमिनेटर में दैट इज एक्स स्क्वायर dx अपॉन एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 to l। तो यहां से l क्यूब है, यहाँ पे यहाँ पे l स्क्वायर है, दैट इज l स्क्वायर, दिस इज l स्क्वायर, तो यहाँ l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, तो इन दिस वे अब इसका इंटीग्रेशन होगा x4 by 4, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 0 to l इकट्ठा लिमिट ले लेता हूं मैं, तो दैट इज xcm विल बी इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 by 4l। तो दिस इज द आंसर। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रोड विल लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 3, ये यहाँ पे होगा, दैट इज यहाँ पे 3l by 4 इस डिस्टेंस पे होगा। अगर ये रोड यूनिफॉर्म होती तो सेंटर पे होता। यहाँ पे रिंग है, फिर डिस्क है, फिर ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, होलो हेमिस्फेयर है, कोन है, ऑल दिस, इनका सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा, आई हैव रिटन ओवर हियर, एंड इसका डेरिवेशंस है, फॉर दैट यू कैन वॉच द कंप्लीट डिटेल्स इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।